अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जिस पर हुआ इश्क ममनू की एपिसोड 7 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सबा मुगल ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 7 की तरफ चलते हैं। सुमन उसका हाथ थाम गई। ऐसी गलती कभी मत करना मिस्टर, वो गुर्राते हुए बोली। उसका हाथ जोर से झटक कर बोली थी। वो इस अच्छे खासे मर्द को झटका दे गई। वो हैरान हुआ इस लड़की की जुर्रत पर। वो उसे छोड़कर आगे को बढ़ी। अभी बामुश्किल वो किचन से बाहर निकली ताकि अपने मोबाइल को लेकर बच्चों के कमरे में उनके साथ बंद हो जाए और अजलान शाह को बुलाए। वो अपना इरादा सोचकर जा रही थी कि अचानक रज़ा उसका हाथ थाम गया। वो हैरान हुई, उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया, उसे उसी के घर में कमरे में कैद कर गया। इससे पहले कि कुछ करती बाहर से दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया। उसे अंदाज़ा होने लगा था कि वो किसी साजिश का शिकार होने वाली थी, फिर भी एक कोशिश तो लाजमी थी। रज़ा दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया, चेहरे पर तंजिया हंसी लिए हुए। दरवाज़ा खोलें आंटी, निदा खुदारा दरवाज़ा खोलें। सोनू बच्चे परेशान होंगे, खुदा के लिए बच्चों का सोचें, बच्चों का ही सोच कर रहम करें, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलें। रज़ा कदम कदम बढ़ाता उसके पास आया। उसके एक एक कदम में फतह का नशा और गरूर था। मेरे करीब मत आना, समझे? सुमन ने वार्न किया। मेरा कोई इरादा भी नहीं। रज़ा के चेहरे पर मकरूह हंसी थी, अंदाज में तंजियापन था। फिर सुमन ने गिंग लहजे में कहा, तमाशा बस तमाशा लगाना है तुम्हारा। रज़ा का कहका बुलंद हुआ। वो उसका दुपट्टा खींच गया। वो दीवार की तरफ अपना चेहरा कर गई, खुद को छुपाने के लिए। या अल्लाह रहम, सोनू रो रहा होगा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। सुमन ने तड़प कर अर्शे अजीम पर बैठी हस्ती से मदद तलब की। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कुछ ना करके भी सारा इल्ज़ाम हम पर आएगा। मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा कि तुम और मैं एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। फिर तो अजलान शाह क्या करता है ये इंटरेस्टिंग होगा। जानती हो उसे तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। रज़ा उसकी पीठ पर हाथ फेरता उसे टीज़ कर रहा था। ये सब कहते हुए वो उसका हाथ झटक गई। नफरत से उसे कराहत हो रही थी इस शख्स के लम्स से। मुझे मजबूर ना करो, जो करना नहीं चाहता वो करूँ तुम्हारे साथ। थोड़ी जसारतें तो मेरा भी हक है, मेरी भाभी की प्यारी भाभी जी। वो नफरत से उसे घूर रही थी। सुमन अच्छी तरह समझ गई थी ये सब निदा और उसकी सास ने निदा के देवर से करवा रहे हैं। मकसद भी उनका साफ था, उसे हरास करना, जो वो खुद नहीं कर पा रही थी अब निदा के देवर से करवा रही थी। आज सुमन को अपनी बेबसी पर दुख हो रहा था। उसे परवाह नहीं थी अजलान शाह क्या सोचता है, पर उसका असर क्या पड़ेगा बच्चों पर, यह बात काबिल गौर थी। बच्चों के लिए दुख हो रहा था। सुमन को सिर्फ बच्चों की फिक्र खाई जा रही थी। उसी लम्हे कदमों की आहट आई। मर्दाना शूज़ की आहट बिल्कुल वाज़ेह थी। सुमन का दिल और तेज़ी से धड़का। ओहो ओहो, भाभी जी तो डर गईं। तो मियाँ जी के जूतों की आवाज़ भी पहचानती हैं प्यारी भाभी जी। रज़ा का अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। बी रेडी डियर, वो नफरत से बोला। वो एकदम उसे कमर से थामकर काबू कर गया और उसके होंठों पर सख्ती से हाथ जमाए उसे मुकम्मल बेबस कर गया। इतना अचानक वो ये सब कर गया कि वो चाहकर भी कुछ न कर पाई और बेबस हो गई उसकी बाहों में। उफ़, ये लम्हे आओ सुमन अमर कर लें। मुश्किल से मौका मिला है आज। उफ़, ये तुम्हारी जुल्फ़ों की खुशबू। बा आवाज़ लहजा रज़ा का। वो फड़फड़ा कर रह गई उसकी बाहों में। सुमन, आई लव यू। वो कमीना शख्स एक और वार कर गया। कौन है, कौन है? बाहर से आवाज़ आई। अजलान शाह ने कहा था। तौबा, मनहूस की हरकतें देखो। सास की चिंघाड़ती हुई आवाज़ तो तमाशा हो गया। सुमन ने कर्ब से सोचा। देखो क्या गुल खिला रही थी, देखो तुम अजलान। सुमन साख्त हुई। काफ़ी मजबूत जाल उसके खिलाफ तैयार हो चुका था। अजलान शाह के इश्क का इम्तिहान था और सुमन की सारी ज़िंदगी की बनी बनाई इज्जत का सवाल। दोनों का क्या होना था ये दरवाज़ा खुलने के बाद सब आया होना था। वो बेबसी से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था, अब अनगिनत थप्पड़ खाने को तैयार हो जाओ। काश मेरा हाथ ना रोकती, काश तो रियायत कर देता, पर अब किसी रियायत की उम्मीद ना रखना प्यारी भाभी जी। वो सुमन के कान के पास गुर्राया था। सुमन को अपने आसाब सुन होते महसूस हुए थे। ज़रमीने अपने बाप को दवाई देने लगी। पास बैठे वलीद शाह ने बगौर उसे देखा, जिसका सारा ध्यान बाप को दवाई देने पर था। हैदर शाह दवाई खाकर आंखें मूंद गए। कल ही डिस्चार्ज होकर आए थे वो हॉस्पिटल से। शायद कुछ भी कहने सुनने को ना था किसी के पास। किसी बाप की बेबसी तुम नहीं समझ सकते वलीद शाह। हैदर शाह कर्ब से बोलकर उस चुप को तोड़ा जो पिछले 15 मिनट से उनके दरमियान थी। शायद सही कहते हैं आप, मैं नहीं समझ सकता एक बाप की बेबसी। वलीद शाह के लहजे में अजियत थी। पता नहीं गलती कहाँ हो गई जो इतना खसारा मेरे हिस्से में आया। काश
गया वक्त वापस ला सकता। वो फिर से बोले, लहजे में पहले से ज़्यादा दुख था। ताया जान, प्लीज़ खुद को अजियत देना बंद करें, वलीद शाह ने कहा। क्या करूं, बहुत से दर्द हैं अपने अंदर लिए बैठा हूं, अभी बहुत से एतराफ़ करने बाकी हैं। वो दर्द से चूर लहजे में बोले, अंदाज शिकस्ता लिए हुए था। खुद को परेशान न करें ताया जान, आप अपनी फ़िक्र परेशानियां मुझे दे दें, वलीद शाह ने नज़र चुराते हुए कहा था। उसका अंदाज भी कम शिकस्ता लिए हुए ना था। मैं समझा नहीं, वो तड़प कर बोले। मैं ज़रमीने से शादी करने को तैयार हूँ। महानूर शराब है जिसकी तब पुरतपिश तो कर सकता हूँ, पर उसका इश्क सवाए अजियत के कुछ नहीं दे सकता मुझे। देर से ही सही मुझे समझ आ गया है ताया जान। हैदर शाह के चेहरे पर रौनक आई लम्हे में। वलीद शाह के स्पाट लहजे में कही बात पर अंदाज में शिकस्त का एतराफ़ वाज़े था। ये मुझे मंजूर नहीं वलीद शाह, ज़रमी ने सख्त लहजे में कहा, जो बाहरी खड़ी इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। अचानक कमरे में आकर बोली थी। ज़रमी ने चुप। हैदर ने सख्ती से मना किया, नहीं बाबा जान, मेरी आप ही का हक है इन पर, इस पर काबिज़ नहीं हो सकती मैं, ज़रमीने ने तड़प कर कहा। उसके लहजे में महानूर के लिए दुख था। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम भी इस तरह करोगी, महानूर के नक्शे कदम पर चलोगी। सबसे पहले इसने भी बदज़बानी से शुरुआत की थी। हैदर शाह तेज़ लहजे में बोले। आज ज़रमीने बिल्कुल नहीं घबराई उनके तंज पर। वलीद शाह, कल के पछतावे से आपको बचाना चाहती थी मैं, तो आपकी छोटी सी कज़न दोस्त थी, उसका भी मान ना रखा आपने। ज़रमीने वलीद शाह को शर्मिंदा करना ना भूली थी। वलीद शाह हैरत से देखता रह गया। इस छोटी सी लड़की से ये उम्मीद ना थी उसे। उसी लम्हे मुलाजिम ने बताया, हैदर शाह से मिलने कोई आया है, जिसका नाम सुनकर चौंके थे। फिर वाकई वो वलीद शाह के सहारे उठकर बैठे और कहा, इसे यहाँ बुला लो। हैदर शाह ने कहा। इतने सालों के बाद उसकी आमद किसी शौक से कम न थी दोनों के लिए। वलीद शाह भी हैरान हुआ था हैदर शाह के साथ साथ। वो खिड़की से सर टिकाए रो रही थी। महानूर, जिसे लगता था जुल्म साद मलिक ने किया है उसके साथ, आज एहसास हुआ रूह में अजियत कैसे उतारी जाती है। ये सुल्तान शेख ने उसे एहसास दिलाया। उसने भागने की कोशिश करनी चाहिए, पर राहील ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी, क्योंकि वो इस माफिया के डॉन से दुश्मनी नहीं मोल ले सकता था। और साफ लफ्ज़ों में महानूर से बोला, मैं मजबूर हूँ, अगर तुम फरार होने में कामयाब हो जाती, ये हमें और हमारी नस्ल को तबाह कर देता। इतनी पहुँच है उसकी, हो सके तो माफ़ कर देना मुझे। ये भी मेरा एहसान समझो कि तुमको रोकने में कामयाब हो गया बर वक्त। अगर भागने के बाद पकड़ी जाती, ये शख्स ऐसी हालत करता तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसके आदमी उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। 2 घंटों के बाद वो उसके महल में पहुंची थी। आते ही उसने उसे 4 लोगों को बेदर्दी से कत्ल करते हुए देखा था। वो शिद्दत गम से बेहोश हो गई। वहीं जब होश आया वो उसी बेडरूम में थी और बाथरूम में मलबूस था। शायद फ्रेश होकर निकला था वो तड़प उठी उसे देखकर। डर खौफ वाज़े था उसके चेहरे पर। रिलैक्स रहो तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम भागती फिर देखती मेरा वो रूप जो सिर्फ मेरे मुजरमों को सज़ा देते वक्त होता है, फिर अंदाज़ा करती मेरी दहशत का। फ़िलहाल तुम तो मेरी एंजल हो, मासूम सी प्यारी सी, है ना? होना तुम्हें मेरी एंजल? वो नरमी से पूछ रहा था, पर महानूर के अंदर अपनी दहशत भर गया। वो अस्बात में सर हिला गई। उसी लम्हे डायरेक्टर राहील की बात उसके समझ में आ गई। जाओ फ्रेश हो जाओ, मुझे मेरी पसंद के लिबास में हर वक्त निखरी नज़र आओ। वो एक और हुक्म सादिर कर गया और उस नाजुक लड़की पर। वो उसके हुक्म पर फ्रेश होकर बाथरूम में बाहर आई। वो ब्लैक शर्ट पर ब्लैक पैंट पहने हुए था, खुद पर स्प्रे कर रहा था। वो वहीं जमकर खड़ी रह गई, डर के मारे जाने अगला क्या हुक्म होगा उसका। उसने कपड़ों की तरफ इशारा किया। ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक पड़ी थी और उसके हुक्म पर वहीं चेंज करने लगी। वो उसकी आंखों की बढ़ती जोत अच्छी तरह महसूस कर गई। जितना मासूम हुस्न उतना मज़ा। वो ज़ेरे लब बोला। वो सुनकर अनसुना कर गई। फिर खाने के लिए दोनों साथ नीचे आए। वो दोनों अकेले थे इतने लोगों की डाइनिंग पर, जिस पर दुनिया जहाँ के खाने सजाए गए थे। एक एक नवाला हलक से उतारना महानूर के लिए अज़ियतनाक था। सर झुकाए खड़े इतने सारे गार्ड्स जाहिर कर रहे थे कि उसकी पहुंच को वो बेइंतहा घबराहट का शिकार होती रही। वो इंसान नहीं, एक जानवर था, शायद जानवर से भी बदतरीन शख्स, जिसने उसके अंग अंग में दर्द भर दिया। उसके खूबसूरत जिस्म को जानवरों की तरह नोचा था। इस तरह के ये सब भी हो सकता है, सोचा ना था। उसका अंदाज़ अजियत देकर मज़ा और सुकून हासिल करना था। कल रात उसके दोनों हाथ नरम कपड़े से बांधकर ऊपर की तरफ बांधे गए थे। नीम बरहना लिबास में वो बंधी हुई थी। आसपास कैंडल रूम में जली हुई थी। नीम अंधेरा रोमानवी माहौल बना रहा था। वो सफ़ेद पंख से उसके जिस्म पर ऐसे फेर रहा था जैसे नक्शो निगार बना रहा हो। जैसे उसकी हालत अजीब हुई। अगले लम्हे कैंडल उठाता उसका पिघलता मोम उसके बरहना हिस्से पर गिराने लगा। वो तड़प उठी और चीखें निकल गईं। इस लम्हे महानूर की उसकी बढ़ती जसारतें उसे दर्द और अजियत के सिवा क्या दे सकती थीं।
प्लीज़ बस करो, वो तड़प कर बोली। अभी नहीं, इस नाजुक जान को भरपूर मज़ा और सुकून मिलेगा इस सब से। एंजल बोलो, मज़ा आ रहा है ना? वो वहशी दरिंदा उसकी थोड़ी थाम कर बोला था और साथ ही पूछ रहा था भारी लहजे में। वो जानती थी कुछ भी गलत बोला वो उसकी हालत और ख़राब कर देगा। हाँ, मज़ा आ रहा है, वो आंसू पीते बोली थी। चेहरा सुर्ख हो चुका था दर्द अजियत सहते सहते। वो खुल के मुस्कुराया उसके यूं मासूमियत से कहने पर। महानूर सिसकियाँ सुल्तान को सुकून देने लगीं। वो इस रबड़ के हंटर से मार रहा था, साथ साथ जसारतें भी कर रहा था। कुछ देर बाद उसके हाथ खोलकर बेड पर लिटा गया। वो बेआवाज़ रोती रही इस दरिंदे की कुर्बत में जिसके लिए किसी का भी मारना आम सी बात थी। महानूर के अंदर ऐसा दर्द भरने लगा जिसका तसव्वुर तक ना था उसके पास। रोना बंद करो, फिलहाल तुम मेरे मेंशन की मलका हो। जितना मुझे खुश रखोगी उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए आने वाले वक्त में। उसकी आवाज़ पर वो आंसू पोंछकर दर्द पीती मुस्कुराई। ऐसे ही मेरी कुर्बत के लम्हों में मुस्कुराओ। उसके हुक्म पर असबात में सर हिलाती वो मुस्कुराई। वो उसके होंठों पर टूट ही पड़ा था। वो हंसी भी छीन गया उससे। दर्द इतना था उसके अंग अंग में जिसका एहसास कम करने के लिए बाद में पेन किलर दी जाती, साथ ही साथ ड्रग्स उसे देने लगे थे, क्योंकि असल कुर्बत का मज़ा इस चीज़ के बाद आता है। सुल्तान शेख मुहम लहजे में कहता उसे बता रहा था इस हराम चीज़ के फ़वाइद। दहशत के इस आलम में वो तड़प कर रोई थी। हाँ, वो कैद हो गई थी उस शख्स के महल में। फुफ्फू मुझे बचा लें, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इस कैद में मरना नहीं चाहती, मुझे रिहाई दिला दें। वो सिसक उठी उस लम्हे। बदन दर्द से टूट रहा था। नूर मेरी धी, इंसान को उसकी बेलगाम ख्वाहिशें और रब से दूरी इसे कैद कर देती हैं। वो अपनी गलतियों से इस मुकाम पर पहुंचता है। चल उठ, मुझसे ना मांगा कर कुछ। जब मांगना हो उस रब से मांगो जो 70 माओं के बराबर प्यार करता है। चल उठ, नमाज पढ़ा कर। फुफ्फो उसको अक्सर समझाती थी। हवेली की सख्तियों ने उसके अंदर बगावत कब पैदा की पता ही ना चला फुफ्फो को। वो तो बस उसकी माँ की असलियत बताकर उसको तोड़ना नहीं चाहती थी। तो क्या सिर्फ अल्लाह नमाज पढ़ने से सुनता है? वैसे नहीं सुनता। दुआएं बताएं ना फुफ्फो, मैं उससे मांगूंगी मेरे बाबा का दिल मुझसे साफ़ कर दें तो अल्लाह कर देगा ना? महानूर दर्द और कर्ब की मिली जुली कैफियत में पूछती थी। फुफ्फो के बस में होता भाई का दिल साफ़ कर देती उसकी बेटी की तरफ से, पर हैदर शाह सख्त साबित हुआ था इस मामले में। यूं भी उसका कम ही स्टे होता हवेली में। बाहर मुल्क आता जाता रहता शहर के काम से। वलीद शाह भी बिजनेस संभाल रहा था। हैदर शाह का खुद का बेटा बाहर मुल्क में पढ़ रहा था। वो कम उम्र था, हवेली से दूर रहता था। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर करेगा, फुफ्फो यकीन से कहती, पर महानूर के अंदाज में बेयकीनी होती थी। तो क्या आप नमाज़ पढ़ते हुए मेरे लिए दुआ नहीं करती? महानूर ने पूछा। क्यों नहीं, बिल्कुल करती हूँ, हर नमाज में करती हूँ मेरी धी, तुम्हारे लिए दुआएं, फुप्पो ने प्यार से कहा। फिर इतने सालों में अल्लाह ने आपकी नहीं सुनी, मेरी कैसे सुनेगा? वो यासियत से पूछती, उनको एक और तकलीफ़ दे जाती। महानूर पर वो जब्त करके मुस्कुरा कर बोली, दुआएं अमानत हैं जो कभी राय का नहीं जाती, समझी मेरी धी। बस हवेली के मर्दों की अना बड़ी है तो क्या, पर याद रखना अल्लाह का रहम सबसे बड़ा है। वो किस कदर मेहरबान है तू सोच भी नहीं सकती। वो उसे खुद से लगाए कहती हूँ, मैं अल्लाह से मांगूंगी बाबा का प्यार, मामा का प्यार। महानूर उनसे गले लगकर कहती थी, क्या मेरे प्यार में कोई कमी है नूर धी, जो इतनी महरूमियाँ तेरे अंदर आ गई हैं? फुफ्फो तड़प कर पूछती और वो बस उनको कहती, फुफ्फो आई लव यू सो मच। सच में, बस वैसे ही कह रही थी मैं। उसी लम्हे वो उठी, नीम भराना लिबास में, चादर में खुद को लपेटा, ज़मीन पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। मुझे माफ़ कर दें अल्लाह, मुझे इस कैद से निजात चाहिए, मुझे मेरी फुफ्फो की आगोश में वापस जाना है, आज़ादी चाहिए मुझे इस कैद से। वो रोती रही। अस्सलाम वालेकुम। दराज कद और अपनी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ वो शख्स हैदर शाह और वलीद शाह के रूबरू हुआ। वलीद शाह तो बस उसके नाम तक वाक़ियत रखता था, जबकि हैदर शाह 5 साल पहले मिले थे अपने भतीजे से। वो हैदर शाह के इस कज़न आलम शाह का बेटा था, जो इन्हें सगे भाइयों से बढ़कर अजीज़ था, जो एक अरसा हुआ गांव छोड़ गया, अपनी नगद लेकर फरार हो गया था। हैदर शाह ढूंढते रह गए, वजह पर जान ना सके। उस रात गांव में एक और तूफान आया। उनकी बहन का शौहर अपनी हवेली में मुर्दा हालत में पाया गया था। आज तक समझ ना आया इस तरह आलम शाह क्यों गए। हैदर शाह ने उसे ढूंढना चाहा, पर वो ना मिले। ऐसा लगा जैसे ज़मीन खा गई हो। फिर उनकी बीवी निमरा खान ने इद्दत इस हवेली में पूरी की थी। जाने कैसा जादू चलाया उस औरत ने कि उसकी मजबूरियां परेशानियां सुनकर हैदर शाह उसके हमदर्द बन गए और निमरा खान से निकाह कर लिया था। हैदर शाह ने, वालेकुम अस्सलाम। वलीद शाह और हैदर शाह ने कहा, कैसे हो बख्त आलम शाह, बहुत वक्तों के बाद देखा है तुम्हें। हैदर शाह के लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी। वो हूबहू बाप की कॉपी था, शक्ल सूरत में उनके भाई की कॉपी था। वो कैसे ना पहचान पाते उसे।
मेरा हाल अहवाल छोड़े पहले ये बताएं मेरी बहन महानूर कहाँ है? अगर नहीं संभाली जा रही थी तो मुझे बताते, आकर ले जाता अपनी बहन को। सोचा ना था इस तरह टीवी पर उसे देखना पड़ेगा। इतना सब हो गया, मुझे बताया तक नहीं आप लोगों ने। वो सीधा शिकवा शिकायत पर ही आ गया। हमें नहीं पता अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल निकली है। गंदा खून अपना असर दिखाकर रहता है शाह। वो दुख से बोले। फिर ज़रा सोच कर बताएं आपके अच्छे खून का क्या हुआ? वो कहाँ गया? ज़रा बताएंगे? अफसोस होता है ताया जान, आप एक लड़की को ना संभाल सके। और तुम वलीद शाह, ज़रा बताओगे कहाँ गई तुम्हारी गैरत जो यूं तन्हा अपनी मंग को छोड़ दिया? जो दुबई से कहाँ गई किसी को खबर नहीं। क्या बता सकते हो कहाँ है महानूर? इतनी खबर तो रख सकते थे कि क्या इतना भी उसका हक ना था? जहाँ इतने साल वो रही है वहाँ के लोग उसकी खैर खबर ही रखते। इतना भी ना हो सका तुम लोगों से? वो अफसोस और तासुब से बोला था। अफसोस इन बेहिस लोगों में रहती रही वो दुख और अफसोस से बोला था। शाह बेटा बैठो तो सही, खड़े खड़े ही इल्ज़ाम लगाते रहोगे? अचानक फूफो ने आकर कहा। वो फूफो के सामने झुका, उनसे प्यार लिया। खड़े खड़े ही नहीं फूफो, मुझे ढूंढना है उसे। आप नहीं जानती मेरे पास इतना वक्त नहीं कि ग्लैमर वर्ल्ड देख सकूं। अचानक टीवी पर अपने घर की इज्जत देखकर दिल खून के आंसू रोया था। तब से अब तक मैं दिन रात एक एक करके उसे ढूंढ रहा हूँ। फूफो महानूर की कोई खबर नहीं, दुआ करें वो मिल जाए। मुझे अफसोस है कि मैंने हवेली वालों पर भरोसा किया कि यहाँ मेरी बहन सेफ है, सब अपनों के बीच है। वो दुख और तासुब से बोला। शाह बेटा उसे ढूंढो, वापस लाओ, वो किसी मुसीबत में है। फूफो ने आंसू पोंछते हुए कहा। इंशाल्लाह जल्द लाऊंगा। वो वापस मुड़ने लगा क्योंकि यहाँ ठहरना बेकार था। अब रुको शाह, मुझे भी ढूंढना है उसे। वलीद शाह ने कहा। अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं वलीद शाह, तुम नाकाम रहे हो अपनी इज्जत की हिफाजत करने में। वो दुख की कैफियत में बोला। वलीद शाह उसे देखता रह गया क्योंकि उसकी आंखों में अलग ही गम बयान था। जाने वो सिर्फ महानूर के लिए था या किसी और अपने के लिए भी, ये समझने से कासिर था वलीद शाह। आज वो शख्स उसे उसकी कोताहियां याद करवा गया। अजीब दर्द की कैफियत जागी थी वलीद शाह के अंदर। आज एहसास हुआ वो नाकाम हो गया अपने इश्क की हिफाजत करने में। आज सुल्तान शेख के मेंशन में ग्रैंड पार्टी थी। आज के दिन ही महानूर के नाक के नीचे सुल्तान ने अपने नाम का टैटू बनवाकर उसे अपनी मलकियत में ले लिया था। आज महानूर जिस्मानी से ज़्यादा जहनी अजियत की इंतहा पर थी। जो गाउन उसने पहना था उसमें वो जगह साफ अयां थी कि टैटू वाजे रहे और सबको मालूम हो जाए वो इस वक्त इस माफिया की दुनिया के बेताज बादशाह के सबसे करीब तर है। महानूर के एहसासात बयान से बाहर थे। वो उसे अपना हमेशा के लिए अपना कैदी बना चुका था। यहाँ कुछ खूबसूरत लड़कियां थीं जिनके जिस्म पर यही टैटू बना हुआ था। जलीना के जिस्म पर टैटू देखकर बेसाख्ता उसने पूछा, ये टैटू तुम्हारे जिस्म पर क्यों है जलीना? क्योंकि तुमसे पहले मैं थी इस जगह। अब मेरी हैसियत मुलाजमा सी है इस मेंशन में। नई लड़कियों को उसके हिसाब से जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करना मेरे ज़िम्मे है। जलीना ने अपनी हैसियत वाजे की। तो क्या सुल्तान आज़ाद नहीं करता दिल भर जाने के बाद? वो तड़प कर पूछ बैठी। नहीं, इस टैटू वाली सारी लड़कियां कभी आज़ाद नहीं हो सकती क्योंकि वो इस कदर इस मेंशन के किंग के करीब रह चुकी होती हैं कि उनको बाहर निकालना सुल्तान के लिए ख़तरा बन सकती हैं। अब मौत के साथ आज़ादी नसीब होगी। जलीना की यासियत से कही बात पर वो शिद्दत से रो पड़ी। ऐसी कैद का किसने सोचा था? जलीना ने उसे गले लगाया और इस तरह रोने पर, क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजर चुकी थी। कितने वक्त में इस शख्स का दिल भरता है। वो उसके कंधे पर रोकर अपना गम हल्का करने लगी। कुछ वक्त के बाद महानूर ने पूछा, कुछ कह नहीं सकते? मुझसे पहले वाली सिर्फ 3 महीने रही उसके साथ और मैं 6 महीने रह चुकी हूँ। जलीना ने अपना तो कहा। तो वो कहाँ है? महानूर ने एक और सवाल किया। उसने खुदकुशी कर ली। जलीना के लफ्ज़ों ने उसे बेइंतहा तकलीफ़ दी। वो देखती रह गई। इस लम्हे उसे तैयार करवाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी तो जलीना उससे दूर होकर बैठ गई। वो मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार करने में मसरूफ़ हुई। सर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, प्लीज़ मुझे दूर रखें इस सब से। मैं नहीं अंजाम दे सक रहा ये काम। अजलान शाह ने कहा। अजलान शाह तुम SSP हो इस शहर के। तुम्हारा काम है मुल्क की बड़ी शख्सियत की सिक्योरिटी को देखना और इस बात का देखना कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, जाने हो या माली। DIG साहब गुस्से से बोले। तो सर मैंने कब इनकार किया है? बस मुझे शोबिस से दूर रखें। इन सेलिब्रिटीज़ की सिक्योरिटी की इंश्योर करने के लिए किसी और को भेजें। वहाँ वार्ड फंक्शन की सिक्योरिटी को देखने। वो जब्त करता हुआ बोला। DIG साहब के लिए हैरत का मुकाम था कि हर बार इसी तरह का जवाब अजलान शाह इन्हें देता था जब वो उसे किसी सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी के लिए भेजते। उसकी उलझन आमेज तासरात इन्हें हैरान करते थे।
वो जो कभी किसी काम से इनकार ना करता था, हर मिशन चाहे जिसमें कितना खतरा ही क्यों ना हो वो कभी इनकार नहीं करता था, पर पता नहीं क्यों शोबिस से वो दूर भागता था। डीआईजी साहब को इस तरह के काम के लिए हमेशा उनसे इनकार करता था, पर डीआईजी साहब भी अपने आप में बड़ी फिल्म थे जो कभी उसके इनकार को वैल्यू ना देते थे और उसे भेजते थे क्योंकि उनका सबसे बहादुर पुलिस ऑफिसर था। सॉरी अजलान शाह, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता इस वक्त। जो इन एक्टर्स का हाल है कि मत पूछो। कई मजहबी जमातें उनके खिलाफ हो चुकी हैं, इसलिए ये काम हमें सौंपा गया है उनकी सिक्योरिटी का। अब उनके अधढके जिस्म की हिफाजत का जिम्मा भी हमें दिया गया है। डीआईजी के आखिरी लफ्ज़ों में तंज और नफरत थी इन औरतों के लिए। वो अस्पात में सर हिला गया। अब इनकार का जवाब ही नहीं बचता था, उसे ये करना ही था। दरवाज़ा खोला गया। अजलान शाह दंग रह गया। रज़ा की बाहों का हिसार जो सुमन के इर्द गिर्द था एकदम रज़ा ने तोड़ा। सुमन के मुंह से हाथ वो दरवाज़ा खुलने से 1 सेकंड पहले हटा चुका था, क्योंकि उसे यही तो साबित करना था सुमन और वो जो कर रहे थे वो मोहब्बत से कर रहे थे, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही थी। रज़ा की तो टाइमिंग ज़बरदस्त निकली। जैसा सोचा सब वैसा ही दिखाई दे रहा है। निदा ने दिल ही दिल में सराहा। खुदा गारत करे बेगैरत लड़की, मुंह काला करना था बाहर जाकर करती, पर घर में तो नकब ना लगाती। सास ने हाथ उठाना चाहा दुख के मारे। बर वक्त समन ने हाथ थामा और झटका देकर कहा, चुप, एक लफ्ज़ ना कहना मेरे मुतल्लिक। और तुम मिस्टर अजलान शाह। वो एक लम्हे में उसके गुरेबान को पहुंची थी और इस लम्हे सबको हक्का बक्का कर गई। किसी को भी उम्मीद ना थी ये रिएक्शन होगा इस लड़की का। हाँ, वो सुमन थी। सबकी सोचों के बरअक्स होता था उसका रिएक्शन। लगभग वो झिपटी थी उस पर चील की तरह। वो उसके गिरेबान को झटका दिया और चीख कर बोली, क्यों शादी की थी मुझसे जब मेरी हिफाजत नहीं कर सकते थे? हाँ बोलो, क्यों की मुझसे शादी? कैसे पुलिस वाले हो? तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी की इज्जत महफूज तक नहीं। बोलो, क्यों निकाह किया जब अपनी औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने में तुम नाकाम हो गए? कैसे मर्द हो? बोलो, जवाब दो। मर्द हो तुम? मर्द कहलाने के काबिल नहीं। जवाब दो, क्यों किया निकाह? क्यों ये रुसवाई मेरे नसीब में लिखी तुमने? जवाब दो बुज़दिल इंसान। वो तड़प कर तोल दे रही थी। आवाज़ भारी होती जा रही थी दुख और दर्द की कैफियत से, पर एक आंसू भी ना गिरा था उसकी आंख से। अजलान शाह देखता रह गया उसे। सबको शॉक कर गई ये लड़की। मैंने कहा था हमें अपने साथ ले जाओ। नहीं है महफूज यहाँ तुम्हारे बच्चे, और देख लो मैं भी महफूज नहीं रही यहाँ। सुमन का लहजा और भारी हो गया था। क्या बकवास कर रही हो लड़की? मेरे भाई की तुम मुजरिम हो। निदा जल्दी से आगे बढ़कर बोली, शट अप। वो उसका गिरेबान छोड़कर निदा की तरफ बढ़ी और उसकी बात काट कर बोली, यू शट अप। एक लफ्ज़ ना बोलना मेरे मुतल्लिक। और तुम? अब के इशारा अजलान शाह की तरफ था। गौर से सुनो, मैं सामान बांधने जा रही हूँ। अभी इसी वक्त इसी लम्हे तुम मुझे और बच्चों को इस घर से ले जा रहे हो, समझे? सुमन हुक्मिया लहजे में अपना फैसला सुना गई उसे। सब हैरान थे अजलान शाह की चुप्पी पर। वो सबकी सही मैनों में झटकों पर झटके दे रही थी। जो किसी ने ना सोचा था वो सुमन कर गई थी। अजलान शाह देखता ही रह गया उसके निडर अंदाज को। रज़ा सोचता रह गया अब क्या बोले वो, क्योंकि इस पर तो बात तक ना आई थी अब तक। रज़ा फिक्रमंद हुआ क्योंकि सिचुएशन कुछ और थी और हालात कुछ और रूप अख्तियार करते नजर आ रहे थे। सबसे अजीब अजलान शाह की खामोशी थी, जिससे कुछ भी नतीजा अखज़ करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा था। उसकी सास ने हिम्मत ना छोड़ी और दोबारा बोली, अब कि उनका लहजा भी ख़तरनाक हद तक सख्त और संजीदा था। शर्म करो, तुम देखो कैसे शौहर को शॉक कर गई, जो उसकी बोलती ही बंद हो गई है सदमे से। घटिया लड़की, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जो गुनाह किया है उसकी सज़ा मिलेगी, समझी? बोलो अजलान मेरे बेटे, मुझे आपकी किसी बात से गर्ज नहीं। देखती हूँ कौन मुझे सज़ा देता है। जिस दिन अपनी नज़र में मुजरिम कहलाई उस दिन किसी और के सज़ा देने से पहले खुद को खुद सज़ा दूंगी, समझी आप? सुमन के लहजे में शेरनी वाली गुर्राहट थी। वो सबको नज़रअंदाज करके जाने लगी। उसी लम्हे अजलान शाह ने कहा, रुको। अजलान शाह के सख्त आवाज़ पर सुमन के कदम थमे थे। वो हैरत से मुड़ी। उसी लम्हे उसकी नंद और सास के चेहरे पर अजीब तंजिया तासरात उभरे, क्योंकि अब जो वो चाह रही थी वो होने लगा था। अजलान शाह ने अपना बेल्ट निकाला। वो सबके सामने सुमन को मारेगा, ये एहसास ही कितना सुरूर बख्श रहा था इन दो औरतों के लिए। सुमन की अकड़ ही तो तोड़नी थी इन्हें। अजलान शाह की बीवी को किस तरह तेज तरार और निडर देखना उनको गवाराना था। सुमन की खुदसरी उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। निदा और उसकी माँ को यकीन था आज के बाद वो कभी सर ना उठा सकेगी। ये मार ज़रूरी थी उसके लिए। ये इन दोनों के ख्यालात थे। ऐसे नहीं जा सकती तुम सुमन। अजलान शाह, वो सख्त लहजे में बोला। रज़ा का चेहरा चमक उठा, क्योंकि अब इस मगरूर लड़की का गुरूर टूटने को था। तो फिर? वो उसी निडर अंदाज से उसे देखते हुए बोली। वो हाथ में बेल्ट घुमाता उसकी तरफ आ रहा था। वो उस शख्स को देखती रह गई। इस लम्हे दिल की हालत अजीब हुई। सुमन के चेहरे के तासरात कंट्रोल रखना बखूबी उसे आता था। ऐसे तुम बिल्कुल नहीं जा सकती मुझे इतनी बातें सुनाकर। पहले अपने मुजरिम को सज़ा दोगी, फिर ले जाऊंगा इस घर से तुमको और बच्चों को। अजलान शाह का मजबूत लहजा सबको शॉक कर गया। बाखुदा सुमन को खुद भी शॉक कर गया था।
वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा, ये उम्मीद तो सुमन को भी ना थी कि वो बगैर किसी सफाई देने के उस पर यकीन करेगा। वो सबके सामने बुर्दबार होकर इस सिचुएशन को फेस ज़रूर कर रही थी, पर दिल ही दिल में डरी हुई थी अजलान की किसी सख्त रिएक्शन से जो नॉर्मल था इन हालात में। पर वो फैसला कर चुकी थी, उसे हकीकत से ज़रूर आगाह करेगी, पर अकेले में, सबके सामने नहीं। सुमन को गवारा ना था कि भीगी बिल्ली बनकर सबसे बेइज्जती करवाकर किसी को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी, इसलिए निडर होकर सबके सामने बोली ज़रूर थी। पर उसे किसी तरह यही यकीन ना था इन हालात में कोई मर्द अपनी बीवी पर यकीन कर सकता है। हाँ, यही सच था, इसी अजलान शाह से अच्छे की उम्मीद ना थी, उसे बस खुद पर भरोसा था। इसलिए इस सिचुएशन हवास खोने के बजाय अजली खुदसरी वाले अंदाज में इस सिचुएशन को हैंडल करने का सोच चुकी थी। ये क्या कह रहे हो अजलान? इस मकार लड़की की हरकत अपनी आंखों से देखने के बावजूद बगैर किसी की सुने डायरेक्ट कैसे ये फैसला कर सकते हो? क्या हो गया है तुम्हें? उसकी सास बोली थी शिद्दत से। वो हैरत की इंतहा पर थी। ऐसा जनमुरीद होगा उनका ये बेटा, सोचा ना था। रज़ा को अपनी जान खतरे में लगी और वो दुम दबाकर भागने का सोचता, दबे पाँव निकलने का सोचता, कदम बढ़ाने लगा। इनको अपनी बहस में उलझा देख उसे यही बेहतर मौका लगा, वरना अपना बुरा हशर साफ दिखाई दे रहा था। पर अजलान शाह माँ की बात को इग्नोर करता रज़ा को कॉलर से थामकर धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरा। ऐसे नहीं, पहले मेरी बीवी तुम्हें सजा देगी, फिर जेल में सड़ोगे तुम। अजलान शाह के सख्त असरात ने सबको हैरान किया। सुमन को बेल्ट थमाया उसने और कहा, मारो इसे, ये तुम्हारा मुजरिम है। रज़ा ने उठने की पूरी कोशिश की दोबारा, पर पूरी कुव्वत से लात मारकर अजलान शाह ने उसे गिरा दिया। सुमन मारो। वो दंग ही रह गई इस शख्स की बात पर, जिसने बगैर तस्दीक के उसे बेगुनाही की नवीद दे दी और इसके मुजरिम को भी सज़ा देने का अख्तियार। वो पूरी कुव्वत से मारने लगी इस गलीज़ शख्स को। भाभी बचाएं मुझे, रज़ा ने चीख कर कहा। दोनों औरतें जो साख्त खड़ी थी एकदम होश में आईं। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे मेरे देवर को मार रहे हैं इस झूठी के कहने पर? निदा ने कहा, पर अजलान शाह ने एक लफ्ज़ ना कहा उससे। वो भाई को सीने पर हाथ बांधे खड़ा देखती रह गई, जो कई दफ़ा लात मारकर रज़ा को गिरा चुका था। जब उठने की करता वो सुमन का बेल्ट वाला हाथ थाम गई। रुको तुम, ऐसे नहीं मार सकती तुम इसे। क्यों रुकूं? आप रोकेंगी? जब नेहा गिड़गिड़ा रही थी आपके सामने, वो प्रेग्नेंट थी ना, उसका पहला मिसकैरेज आपकी कुटाई की वजह से हुआ था ना। एक तो आपके शौहर ने उससे ज्यादती करने की कोशिश की, दूसरा मारकर उसे चुप करवाने की कोशिश आपने की। सुमन ने नफरत से कहा। निदा दंग रह गई उसकी कही बात पर, और अजलान शाह का वाकई दिल चाहा इस लम्हे के काश ज़मीन फटती और वो समा जाता इसमें। ये कैसा इंकशाफ किया था उसने, और कितना कुछ जानना बाकी था। अजलान शाह जानता था सुमन बगैर तस्दीक के कुछ नहीं कहती। उसका ठोस लहजा उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। वो कुछ बेवक्त ना कहती थी। वो जानती थी किस वक्त क्या बताना है और कैसे बताना है। जब दरवाज़ा खुला, सुमन के चेहरे के तासरात उसके पकड़े जाने के ना थे। उसी लम्हे वो समझ गया बात कुछ और है। कितना कुछ याद आया उसे, कितना गलत किया उसने नेहा के वक्त, कैसे वो अनदेखा कर गया। वो तो पुलिस वाला, हाथ की मार और गिरने की चोट का फ़र्क करना तो उसे बखूबी आता था। फिर कैसे वो अनदेखा कर गया नेहा का गिरने से मिसकैरेज होना। वो माँ बहन की बातों पर यकीन कर गया। हाँ, आज उसने एतराफ़ किया खुद से कि उसकी लापरवाही ने नेहा को मार दिया। कहीं ना कहीं वो इस सब का जिम्मेदार था। वो भी गुनहगार था उस मासूम लड़की का। वो निदा के हाथ से बेल्ट छुड़ाकर दोबारा उसे मारने लगी। रज़ा की चीखें गूंज रही थीं इस घर में। भाई, ये झूठ बोल रही है। नेहा भाभी गिरी थी, आपको याद है ना? ये हम सबको आपकी नज़रों में गिराने के लिए कर रही है। निदा घबरा कर बोली। इस लम्हे शिद्दत से उसे एहसास हुआ उसकी माँ ने ठीक कहा था। वो लड़की इतना निडर होकर मजबूत लहजे में बोलती है कि सामने वाला गड़बड़ा कर रह जाए। सुमन सिर्फ अपनी कहती है ना, सफाई किसको देती है ना, किसी ने क्या समझा उसके बारे में उसके लिए मैटर करता है। इतना ठोस लहजा कि सुनने वाले को मजबूर कर दे हकीकत मानने पर। साजिश करने वाले को किस तरह मुंह के बल गिराना है, ये सुमन से बेहतर कोई नहीं जानता था। अजलान शाह अपनी बहन की मकारी को बखूबी समझ रहा था।